नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक शुरू करने से पूर्व आपके लिए दो लाइनें कि फर्क होता है खुदा व फकीर में, फर्क होता है खुदा व फकीर में, फर्क होता है किस्मत व लकीर में। आप कुछ चाहो और ना मिले, आप कुछ चाहो और ना मिले तो दोस्तों घबराना नहीं, क्या पता बहुत अच्छा लिखा हो आपकी तकदीर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रथाएं। यह टॉपिक आपके राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की प्रथाओं से संबंधित। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं, इससे हम एक अलग तरीके से लेंगे। जैसे सबसे पहले एक लड़की से संबंधित जितनी भी प्रथाएं होती है वो लेंगे, उसके बाद महिलाओं से संबंधित प्रथाएं होगी, उसके बाद पुरुष से संबंधित प्रथाएं, लड़कों से संबंधित प्रथाएं, या फिर महिला व पुरुष दोनों से संबंधित जो प्रथाएं हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं एक लड़की से संबंधित प्रथा की। तो दोस्तों, लड़की से संबंधित पहली प्रथा हो गई आपके कन्यावत। प्रथा हो गई कन्यावत। जन्म से मैंने शुरू किया लड़की की प्रथा। कन्यावध, कन्यावध का मतलब क्या है दोस्तों? कन्यावध का मतलब है कि जब लड़की जन्म लेती थी, प्राचीन काल में जब लड़की का जन्म होता था तो जन्म लेते ही उसे गला दबाकर या जहर देकर, अफीम खिलाकर उसे मार दिया जाता था। उसी प्रथा को कहा जाता है कन्यावध। लड़की का जन्म लेते ही उसे गला दबाकर, अफीम देकर, जहर देकर मार दिया जाता था। उसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? कन्यावध के नाम से। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है वो लगी थी 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में कोटा रियासत में, इस समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 ईस्वी में उम्मेद सिंह के काल में, कोटा के शासक थे इस समय उम्मेद सिंह के काल में सर्वप्रथम रोक लगी थी किस प्रथा पर? कन्यावध पर। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो 1834 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने। इसके बाद बात करूं तो 1844 ईस्वी में जयपुर व मेवाड़ रियासत में भी इस प्रथा पर रोक लग गई थी, और मेवाड़ रियासत में इस प्रथा पर रोक लगी थी स्वरूप सिंह के काल में, यहां के शासक स्वरूप सिंह के काल में। तो यह पहली प्रथा हो गई लड़की से संबंधित कि लड़की का जन्म लेते ही उसे गला दबाकर, जहर देकर, अफीम देकर मार दिया जाता था। उसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? कन्यावध। कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक 1833 ईस्वी में कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से उम्मेद सिंह के काल में सर्वप्रथम रोक लगी थी। 1834 में बूंदी रियासत ने, और 1844 में मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इस प्रथा पर रोक लगाई। दोस्तों, जितने भी जो ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं बोर्ड पर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। आप कन्यावध का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम लड़की से संबंधित अगली प्रथा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह हो गई एक प्रथा लड़की से संबंधित कन्यावध। अब बात करो दूसरी प्रथा। अब मानो यही लड़की है प्राचीन काल में राजपूत परिवार से संबंधित। राजपूत परिवार में एक प्रथा पाई जाती थी, त्याग प्रथा। तो दूसरी प्रथा हो गई आपके त्याग प्रथा। ध्यान देना त्याग प्रथा के बारे में। त्याग प्रथा क्या है? राजपूत परिवार में जब होता था लड़की का विवाह, राजपूत परिवार में लड़की के विवाह के समय नट, ढोली,
ये जो लोग हैं ये मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। उसी प्रथा को कहा जाता था त्याग प्रथा। प्राचीन काल में राजपूत परिवार में लड़की के विवाह के अवसर पर नट ढोली मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। उसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? त्याग प्रथा के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम इस प्रथा पर 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई। और इसके बाद मैं बात करूं तो 1844 ईस्वी में जयपुर व बीकानेर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगा दी। तो दूसरी प्रथा हो गई है लड़की से संबंधित प्रथा का नाम है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या है कि जब राजपूत परिवार में लड़की का विवाह होता था तो विवाह के समय नट ढोली मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। उसी प्रथा को कहा जाता है त्याग प्रथा। 1841 में जोधपुर रियासत ने और 1844 में जयपुर व बीकानेर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। अब मैं बात करूं लड़की से संबंधित अगली प्रथा की, तो लड़की से संबंधित अगली प्रथा है डावरिया प्रथा। देखो हमने ली है कि लड़की का जन्म हुआ तो कन्यावत, और यही राजपूत परिवार की लड़की है तो त्याग प्रथा। अब मैं बात करूं इसी लड़की की, यह है कोई राजा की पुत्री, यह लड़की है राजा की पुत्री। अब ध्यान देना, यह प्रथा है डावरिया प्रथा। राजपूत परिवार में जो प्रथा पाई जाती थी, जब लड़की के जन्म के समय नट है ढोली है वो दान दक्षिणा मांगते थे, उसे त्याग प्रथा कहा जाता। अब ध्यान दो डावरिया प्रथा। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा का विवाह हो, लड़की का विवाह होता था, राजा महाराजा की पुत्री का विवाह, तो अब हमने ये लड़की ले ली है राजा महाराजा की पुत्री को। डावरिया प्रथा, जब राजा महाराजा की पुत्री का विवाह होता था तो गांव की कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में दी जाती थी। डायजा के माई 15-20 गांव की कुंवारी कन्याएं भेजता भी राजा की पुत्री के साथ, जो दासी भी बोल सकते हैं जिन्हें हम, ये भेजी जाती थी साथ में। बाद में ये दासियां हुआ करती थी। तो गांव की कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में दी जाती थी। उसी प्रथा को डावरिया प्रथा कहा जाता है। ऐसा अब देखो इन प्रथाओं पर तो रोक लगी हुई है, कन्यावध त्याग प्रथा, इस प्रथा पर कोई रोक नहीं। धीरे धीरे राजा महाराजाओं का काल चला गया और धीरे धीरे ये प्रथा ऑटोमेटिक ही समाज से क्या हो गई, समाप्त। आयल तो डावरिया छोड़ो सा, ओलंदी कौन भेजे? ओलंदी हुए ना ब्याह में वधु होती है, उस वधु के साथ आने वाली जो लड़की होती है उसे बोला जाता है ओलंदी। वर्तमान में ये ओलंदी भी नहीं आती ऐसा, तो डावरिया तो दूर की बात है। तो राजा महाराजा के लड़की का जब विवाह होता था तो गांव की कुछ कुंवारी कन्याएं दहेज में दी जाती थी। उसी प्रथा को कौन सी प्रथा कहा जाता है दोस्तों? डावरिया प्रथा। अब सा ये जो डावरिया जो होती थी ये उस रानी के साथ, उस राजा की पुत्री के साथ जाती थी। ज्यादा की कौन कराती? राजा और रानी के मध्य राड़ा ही करवाती सा। अब सा कोई सुंदर डावरिया जो होती थी उसे राजा उपपत्नी का दर्जा दे देता था, यानी राजा उसे अपनी पत्नी मान लेता था, उपपत्नी का दर्जा दे देता था। तो उस डावरिया को पासवान या परदायित कहा जाता था। यानी राजा उसे अपनी उपपत्नी मान लेता था या उसे आभूषण पहनने की अनुमति दे देता था, श्रृंगार करने की अनुमति दे देता था। उसी चीज को बोला जाता था, उसी डावरिया को आगे जाकर बोला जाता था पासवान, यानी राजा की पासवान रानी, या परदायित बोला जाता था, या राजा की होती थी वो उपपत्नी। तो तीसरी प्रथा जो हो गई दोस्तों लड़की से संबंधित है वो प्रथा हो गई है आपके डावरिया प्रथा। अब मैं बात करूं आगे लड़की से संबंधित अगली प्रथा की।
लड़की से संबंधित अगली प्रथा है, यही लड़की मान लेते हैं सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है, प्रथा का नाम है कुकड़ी प्रथा। प्रथा का नाम है कुकड़ी प्रथा। यह कुकड़ी प्रथा पाई जाती है सांसी जनजाति की लड़कियों में। सांसी जनजाति की लड़कियां, सांसी जनजाति में क्या होता है कि जो लड़की है, इस लड़की का होता है विवाह। विवाह से पूर्व इस लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। उसी प्रथा को बोला जाता है कुकड़ी प्रथा। और आज भी यह प्रथा इस जाति में विद्यमान है, सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति की महिला को, सांसी जनजाति की लड़की को विवाह से पूर्व अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। उसी प्रथा को कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रथाएं हो गई लड़की से संबंधित। एक प्रथा और बात कर लेते हैं, और जितनी भी प्रथाएं मैं पढ़ा रहा हूं उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ। अगली प्रथा है लड़की से संबंधित ही 5वीं प्रथा। अब मान लेते हैं यही लड़की टोंक व भीलवाड़ा की। टोंक व भीलवाड़ा में एक प्रथा है चारी प्रथा। चारी प्रथा, चारी प्रथा का मतलब क्या है? ये एक राशि होती है चारी, लड़की के विवाह के समय ये राशि ली जाती है। ये प्रथा है टोंक भीलवाड़ा में। देखो सभी जातियों में नहीं है ये, कुछ जो जाति हैं टोंक भीलवाड़ा जो खेराड़ क्षेत्र कहलाता है, माल खेराड़ खेराड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है कि लड़की का जब विवाह होता है तो लड़की का पिता धनराशि लेता है, उसी धनराशि को चारी बोला जाता है। वही प्रथा चारी प्रथा है। तो इसके लालच में वो उस लड़की का विवाह बार बार करता है। लड़की का विवाह बार बार करके धनराशि वसूलता है, उसी प्रथा को चारी प्रथा कहा जाता है। यानी टोंक और भीलवाड़ा में कुंवारा कम ही रहे वैसा, एक को तो ब्याह हुई जैसा। यानी चारी प्रथा पाई जाती है। यहां पर लड़की का पिता लड़की का विवाह अनेक पुरुषों के साथ करके एक धनराशि लेता है, वही प्रथा चारी प्रथा कहलाती है। ये चारी प्रथा है टोंक व भीलवाड़ा में, खेराड़ प्रदेश में। वहां पर कुछ जनजातियां जाति जो भी है उनके द्वारा ये राशि वसूली जाती है। उसी प्रथा को क्या बोला जाता है दोस्तों? चारी प्रथा। एक लड़की से संबंधित हमने 5 प्रथाएं पढ़ ली है, कन्यावध, त्याग प्रथा, डावरिया प्रथा, कुकड़ी प्रथा और चारी प्रथा। अब मैं लड़की की स्थान पर महिला लेता हूं। महिला से संबंधित हमें प्रथाएं पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अब मैं लड़की की जगह लिख रहा हूं महिला, और महिला से संबंधित जितनी भी प्रथाएं हैं उन प्रथाओं की मैं बात करता हूं। सबसे पहले महिला से संबंधित हम एक प्रथा लेते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं का व्यापार हुआ करता था, यानी महिलाओं को बेच दिया जाता था एक रियासत से दूसरी रियासत में। इस प्रथा को स्त्री व्यापार कहा जाता है। स्त्रियों का व्यापार होता था। स्त्रियों के व्यापार की मैं बात करूं तो कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो इस व्यापार पर कर भी लेती थी। जैसे मैं बात करूं कोटा रियासत की। कोटा रियासत, कोटा रियासत स्त्री व्यापार पर एक कर लेती थी। उस कर को कहा जाता है चौथान कर। यानी चौथान नामक जो कर वसूला जाता था कोटा रियासत के द्वारा स्त्री व्यापार पर। और बाद में सर्वप्रथम इसी कोटा रियासत ने 1831 ईस्वी में इस प्रथा पर लगा दी रोक। 1831 ईस्वी में कोटा रियासत ने स्त्री व्यापार पर रोक लगा दी, और इसके बाद 1847 ईस्वी में जयपुर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगा दी। तो दोस्तों ध्यान देना, महिला से संबंधित हमने पहली प्रथा ली है स्त्री व्यापार। स्त्रियों का प्राचीन काल में व्यापार होता था, इन्हें एक रियासत से दूसरी रियासत में बेच दिया जाता था। कोटा रियासत इस व्यापार पर
चौथान नामक कर लेती थी। सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में कोटा रियासत ने और बाद में 1847 में जयपुर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। अब मैं बात करूं स्त्री से संबंधित, महिला से संबंधित दूसरी प्रथा की। दूसरी जो प्रथा है वो है डाकण प्रथा। महिला से संबंधित ले लिए हमने प्रथा डाकण। मान लेते हैं यही महिला है आदिवासी जनजाति की कोई महिला। आदिवासी जनजाति में भी मैं बात कर लूं भील व मीणा, इन जनजातियों में यह सर्वाधिक है। यानी ये महिला जो है आदिवासी जनजाति की, ये भील व मीणा जनजाति की एक महिला है। भील व मीणा जनजाति में किसी महिला पर डाकण होने का आरोप लगाकर, किसी महिला पर डाकण होने का और आरोप लगाकर उसे पत्थरों से मार दिया जाता था। भील व मीणा जनजाति की महिला को समाज के लोग अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती थी महिला में कोई, तो वो क्या करते थे, उसे डाकण घोषित कर देते थे कि ये तो डाकण है ऐसा, तो उसे पत्थरों से मार दिया जाता था। उसी प्रथा को बोला जाता है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा की मैं बात करूं रोक की, तो इस प्रथा पर जो रोक है वो लगी थी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में खेरवाड़ा नामक स्थान पर, खेरवाड़ा जो जगह है यह है उदयपुर की। 1853 ईस्वी में खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा पर लगी थी सर्वप्रथम रोक। यह रोक लगाई थी भील कोर के कमांडेंट, नाम था जेसी बुरक। जेसी बुरक ने खेरवाड़ा उदयपुर में 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। और इस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। तो महिला से संबंधित हमने दूसरी प्रथा ली है, वो प्रथा ली है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या होती है कि आदिवासी जनजातियों में या भील व मीणा जनजाति में किसी महिला पर डाकण होने का आरोप लगाकर उसे पत्थरों से मार दिया जाता था। उसी प्रथा को डाकण प्रथा कहा जाता है। 1853 ईस्वी में खेरवाड़ा उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में भील कोर के कमांडेंट जेसी बुरक ने इस प्रथा पर लगा दी रोक। अब दोस्तों आगे मैं बात करूं महिला से संबंधित अगली प्रथा की, तो कोई महिला है, यह भी ज्यादातर जनजातियों में होती है एक प्रथा। प्रथा का नाम है नाता प्रथा। नाता प्रथा दोस्तों, नाता प्रथा में क्या होता है कि आदिवासी जनजाति की, ज्यादातर आदिवासियों में आदिवासी जनजाति की कोई महिला है, यह महिला अपने पति को छोड़ देती है। कोई झगड़ो हो जावे, कोई राड हो जावे, जन पति ने छोड़ दिए, उसका कटे लूडो खेला, लूडो खेलता खेलता लड़ लिया, लुगाई क्यों उतार रही को नहीं अवसा, तो आपका पति ने छोड़ दियो। पति ने छोड़ अन्य पुरुषों शादी कर ली, उसी प्रथा को क्या बोला जाता है, नाता प्रथा। यानी महिला द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना ही नाता प्रथा कहलाता है। इसकी मैं बात करूं तो ये आदिवासियों में होती है, जैसे नात्रा प्रथा भी होती है इनमें। नात्रा प्रथा का मतलब है भील जनजाति है, कई अन्य जनजातियां, उनमें ये नात्रा प्रथा पाई जाती। महिला अपने पति को छोड़ देती है, अन्य पुरुष से विवाह करती है और उसे तलाक दे देती है, जिसे आदिवासी में या जनजातियों में या भील जनजाति जो है उसमें छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। छेड़ा फाड़ने का मतलब है अपनी साड़ी का पल्लू जो होता है उसको फाड़ दिया जाता है, और वो इसका सीधा सा अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब होता है तलाक। यानी ये महिला अपने पति को छोड़ देती है, अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है। वही प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती है, नाता प्रथा कहलाती है। दोस्तों आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो अगली प्रथा है
पर्दा प्रथा। जानते हो दोस्तों सभी पर्दा प्रथा? तो आप, पर्दा का मतलब होता है घूंघट, कि घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े साजन की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट सब जानो सा, आजकल धीरे धीरे प्रथा शिक्षा की वजह मिट रही है, और अच्छी बात भी है, पर्दा प्रथा हट भी रही है। और आयले तो सगाई करवावे, बेबी आई केवे के ब्याई जी माकाली बाई घूंघटो कौन काट ली सा। अब ब्याई जी कहे सा कोई बात को नहीं, घूंघटो नहीं काट तो ते तो सगाई करो, घूंघटो में काट दी सा। तो पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा तभी मिट सकती है जब एक महिला, एक स्त्री पढ़ी लिखी होगी। और धीरे धीरे हम ये चीज देख रही हैं, आज पर्दा प्रथा ऑटोमेटिक मिट रही है। गांव में तो फिर भी है, लेकिन शहरों में धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो रही है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, इस प्रथा को मिटाने के लिए, देखो वैसे तो कानूनी रूप से इस प्रथा को नहीं हटाया गया है, कानूनी रूप से इस प्रथा पर कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, लेकिन कुछ समाज सुधारकों ने इस प्रथा को मिटाने के लिए प्रयास किए हैं। जैसे मैं बात करूं, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक थे, और इन समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था कि स्त्री पढ़ी लिखी तो वो पर्दा नहीं रखेगी सा, वो घूंघट नहीं रखेगी, तो ये प्रथा ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आगे मैं बात करूं दोस्तों, 4 प्रथाएं हो गई हमारे, किससे संबंधित? महिलाओं से संबंधित। स्त्री प्रथा है, डाकण प्रथा है, नाता प्रथा है, पर्दा प्रथा है। अब मैं बात करूं यही महिला, मैंने बात की महिला का व्यापार होता था, पहले स्त्रियों का व्यापार होता था। महिला भील जनजाति या मीणा जनजाति में डाकण प्रथा, महिला से संबंधित प्रथा नाता प्रथा, और महिला से संबंधित कौन सी प्रथा हो गई? पर्दा प्रथा। अब मैं बात करूं, एक महिला है, उस महिला के पति की हो गई है मृत्यु, और वो अपने पति के साथ चिता में लेटकर मृत्यु का वर्ण करती है, उस प्रथा को बोला जाता है दोस्तों सती प्रथा। उस प्रथा को कौन सी प्रथा बोला जाता है? सती प्रथा बोला जाता है। सती प्रथा का मतलब, जब पति की मृत्यु हो जाए तो पति की चिता में लेटकर मृत्यु का वर्ण करना, मृत्यु का वर्ण करना ही सती प्रथा कहलाता है। और जो सती प्रथा है, इसमें सह मरण, साथ में मरना, सहगमन व अनावारोहण भी कहा जाता है। पति की मृत्यु हो जाने पर पति की चिता में लेटकर मृत्यु का वर्ण करना सती प्रथा कहलाता है, जिसे सहमरण, सहगमन व अनावारोहण भी कहा जाता है। बात करो मैं सती प्रथा के उल्लेखों की, देखो प्राचीन काल से ही सती हुआ करती थी महिलाएं। बात करो तो भारत की जो प्रथम महिला, या भारत में जो प्रथम उल्लेख जो मिलता है, वो हमें मिलता है एरण अभिलेख से। भारत में सती का जो पहला अभिलेख मिलता है, जो जानकारी मिलती है, वो एरण अभिलेख से मिलती है, जो 510 तिथि अंकित है, जिस पर एरण अभिलेख। और ये एरण अभिलेख है गुप्त काल के शासक भानुगुप्त के काल का। भानुगुप्त के काल में मालवा जो जगह है, वहां पर हुणों का आक्रमण होता है, और हुण आक्रमण में भानुगुप्त का जो सेनापति था, जिसका नाम था गोपराज, इस गोपराज की हो जाती है मृत्यु, और इसके बाद इसकी पत्नी जो है वो चिता में लेटकर मृत्यु का वर्ण कर लेती है, यानी इनकी पत्नी वो हो जाती है सती। ये तो हो गया भारत में पहला प्रमाण। बात करूं मैं राजस्थान की, राजस्थान में जो सती की जो जानकारी है वो मिलती है हमें घटियाल अभिलेख से। प्रतिहार वंश का एक अभिलेख मिलता है जोधपुर से, और इस अभिलेख से राजस्थान में प्रथम
सती की जानकारी मिलती है। राजस्थान में प्रथम सती का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है कहां से? घटियाल जो अभिलेख है वहां से, प्रतिहार वंश के समय का यह अभिलेख है। जोधपुर से हमें घटियाल जो अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। अब जो महिला सती होती थी, सती होने से पूर्व गांव वालों को या अपने परिवार वालों को एक आशीर्वाद देकर जाती थी, एक आदेश देकर जाती थी, उसे अणत कहा जाता है। यानी महिला द्वारा आशीर्वाद देना। अब आगे मैं बात करूं सती प्रथा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक है वो लगी 1822 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। संपूर्ण भारत की मैं बात करूं तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में एक समाज सुधारक हुए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर लगा दी थी रोक। 1829 में ही रोक लग चुकी थी, लेकिन अंतिम सती वो हमें जानकारी मिलती है देवरला गांव से। देवरला गांव है सीकर का। देवरला गांव सीकर में 1987 ईस्वी में रूप कंवर अपने पति श्री मोहन, देवरला गांव सीकर में अंतिम सती का प्रमाण मिलता है हमें। 1987 ईस्वी में रूप कंवर अपने पति श्री मोहन के साथ सती हो जाती है और इस घटना के बाद 1987 में यह घटना घटी थी। इस घटना के बाद तत्काल प्रभाव से एक कानून बनाया जाता है और हमेशा हमेशा के लिए इस प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। कानूनी रूप से इस प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। 1987 का सती निवारण अधिनियम लागू करके सती से संबंधित सभी चीजों पर रोक लगी थी। और रानी सती, एक बड़ा मंदिर है झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है, नारायणी बाई का जो मंदिर है उस मंदिर पर भी जो मेला लगता है उस मंदिर में, उस मेले पर भी रोक लग गई थी इस घटना के बाद। तो ये हो गई दोस्तों आपके सती। अब मैं बात करता हूं अनुमरण या महासती, यानी महिला से संबंधित अगली प्रथा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सती प्रथा का। महिला से संबंधित अगली प्रथा अनुमरण या महासती। अनुमरण या महासती, ध्यान देना। अब यही महिला है, इस महिला से संबंधित ये छठी प्रथा पढ़ रहे हम। इस महिला के पति की मृत्यु अन्य स्थान पर हो गई, कहीं शव उसका गांव में नहीं लाया गया। तो ये जो महिला होती है, प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूं, वो महिला क्या करती थी कि जो पति होता था उसकी कोई भी प्रिय वस्तु होती थी, उस प्रिय वस्तु के साथ वो सती हो जाती थी, उसे अनुमरण कहा जाता था। और कोई महिला ऐसी सती होती थी उसे हम बोल देते हैं महासती। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, रूठी रानी उमादे, ये मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। नाराज होकर ये आ गई थी अजमेर तारागढ़। 1562 में मालदेव की जब मृत्यु होती है तो मालदेव की जो पगड़ी थी उस पगड़ी के साथ रूठी रानी उमादे है वो सती हो गई थी। ऐसी सती को अनुमरण या बोला जाता है महासती। एक होता है मां सती, महा या मात्र सती। महा या मात्र सती का मतलब है दोस्तों अपने पुत्र के साथ, यानी महिला द्वारा अपने पुत्र के साथ, पुत्र की मृत्यु हो गई है और पुत्र के साथ चिता में लेटकर मृत्यु वर्ण करना मां सती या मात्र सती कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करूं तो माता भटियाणी,
माता भटियाणी का जो मंदिर है दोस्तों वो है जसोल। जसोल जगह है बाड़मेर की। पति की प्रिय वस्तु के साथ सती होना, पुत्र की मृत्यु के बाद पुत्र के साथ सती होना, मातृ सती या मां सती। और उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण है माता भटियाणी, और माता भटियाणी का जो मंदिर है वो है जसोले बाड़मेर में। दोस्तों अब मैं बात करूं, सती प्रथा पर तो रोक लग चुकी थी। अब इसके बाद जो महिलाएं थी वो विधवा होने लग गई थी, यानी सती नहीं होती थी। तो समाज में इन विधवाओं की स्थिति कमजोर थी, तो इससे संबंधित भी एक प्रथा थी। बात करूं मैं विधवा विवाह। अगली प्रथा हो गई विधवा विवाह। ध्यान देना, 1829 से पहले तो सतियां हुआ करती थी, कई महिलाएं सती हो जाती थी, लेकिन इसके बाद महिलाएं, जब सती प्रथा पर रोक लग चुकी थी तो महिलाएं होने लग गई समाज में विधवा। जब वो विधवा महिला थी तो उसकी समाज में स्थिति दयनीय थी, इनका विवाह पुनः नहीं होता था। कुछ समाज सुधारकों ने प्रयास भी किए थे विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कि विधवाओं का भी पुनः विवाह हो। तो इस विधवा विवाह है, इस प्रथा पर कानून बना था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह की मैं बात कर रहा हूं। 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और इसके तहत विधवाओं का भी पुनः विवाह होने लगा था। और 1856 ईस्वी में ये लॉर्ड डलहौजी थे, उनके काल में ये कानून बना था। और 1857 में ये लॉर्ड कैनिंग जब वाइसराय बने थे उनके समय ये कानून पास हुआ था। तो 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। तो ये प्रथाएं हो गई दोस्तों, 7 प्रथाएं। वो किससे संबंधित हो गई? महिलाओं से संबंधित। 5 प्रथाएं हमने पढ़ी थी एक लड़की से संबंधित प्रथा, और 7 प्रथाएं हम पढ़ चुके हैं महिलाओं से संबंधित। 12 प्रथा हो गई। अब हम प्रथा पढ़ेंगे किसी लड़के से संबंधित प्रथा। ध्यान देना दोस्तों, एक लड़का है, इससे संबंधित पहली जो प्रथा है वो है बाल विवाह। लड़का, इससे संबंधित प्रथा है बाल विवाह। कथा सोच रहा हो जातो तो ठीक रहे, तो क्योंकि बार सगाई है बेजा मुश्किल है, वही कोनी सा। कई जना आवे तो है देखबा, आवे रिजेक्ट, आवे रिजेक्ट। देखबा आवे जका भी चाय पानी पीवे, हलवो खावे, और जाती टाइम केवे ब्याह जी थाकड़ो टाबरियो पसंद को नहीं। अब ब्याह जी कह गया चा टाबर तो मन ही पसंद को नहीं, पर काढ़ना कटे। तो बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब है छोटी सी उम्र में शादी हो जाना। ये चीज प्राचीन काल में होती थी। और बाल विवाह एक त्योहार आखा तीज, यह बनाया जाता है राजस्थान में अबुझ सावा के रूप में। वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया यानी वैशाख महीना में चांदनी रात की जगह तीज आवे, बी टाइम अपना राजस्थान में अक्षय तृतीया, लेकिन आप मारवाड़ी भाषा में आखा तीज केवा अबुझ सावा के रूप में मनाया जावे। यानी बामण ने पहुंचबा की जरूरत को नहीं साई कमाई ज्यादा, और ब्याह मान सको। ई टेम आका तीज का टेम राजस्थान में हुआ सर्वाधिक बाल विवाह, यानी छोटी सी उम्र में विवाह होना। बाल विवाह की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री
जोधपुर का प्रधानमंत्री था सर प्रताप सिंह। इस सर प्रताप सिंह ने सर्वप्रथम प्रयास किया था इस प्रथा को मिटाने के लिए। इसके बाद इस बाल विवाह पर सर्वप्रथम कानून बना था, वो बना था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी थे हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने एक कानून बनाया था बाल विवाह के खिलाफ, जिसे हमें शारदा एक्ट बोलते हैं। शारदा एक्ट। अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने एक कानून बनाया था जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। इस शारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन वर्तमान में इस शारदा एक्ट को हटाकर बाल विवाह अधिनियम लागू किया गया है और उस अधिनियम के तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और वर्तमान में कथा 21 का भी होगा सा। अब सरकार को प्रयास करना चाहिए कि इस डेट को थोड़ी सी आगे और बढ़ाया जाए, यानी लड़के की 24 की जाए और लड़की की 21 की जाए, यानी थोड़ी बहुत वैलिडिटी बढ़नी चाहिए जैसा। तो वर्तमान में जो कानून लागू है वो है बाल विवाह अधिनियम, और इसके तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18। तो इसके विरुद्ध में जो कानून बनाया गया वो अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है। यह हो गई लड़के से संबंधित पहली प्रथा का नाम है बाल विवाह। अब मैं बात करूं दूसरी प्रथा की, लड़के से संबंधित। अब दोस्तों लड़का हो गया 21-22 साल का, सगाई हो गई है, मिनके का भाग का छिका टूटिया और सगाई होगी सा। सगाई हुए जने शादी हुए 21-22 साल का की, यानी 21 कम को करे तो वो तो बाल विवाह हो जाए सा, वो तो एक अपराध है। विवाह हो रहा है, विवाह के समय एक प्रथा होती है, वो होती है दहेज प्रथा। ये चीज समाज में गलत है सा। दहेज प्रथा यानी विवाह होने के बाद, विवाह के समय जब विदाई होती है लड़की की, तो लड़की के पिता द्वारा जो नगद राशि दी जाती है, नगद राशि के साथ साथ पलंग देवे, अलमारी देवे, बर्तन देवे, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, कई चीजें देवे। आ चीज ही दहेज जैसा, आ चीज गलत है समाज में। यानी जब विवाह होता है तो विवाह के समय, लड़के के विवाह के समय लड़की वाले जो नगद राशि देते हैं, जिसे हम अपनी मारवाड़ी भाषा में समठुणी बोलना सा, समठुणी बोल सकते हो उसे, इसे रंगबरी भी कहा जाता है। ये चीज होती है दहेज। तो जब भी शादी हुए तो लड़की का जो पिता होता है वो महीने 2 महीने पहले ही तैयारी करता है। तो कोई की भी सगाई हुए तो महीना 2 महीना पहले ही सास रे फोन लगा जो, और फोन लगा के दीजो सा कि अपन आ चीजें कौन लेनी सा ले थे, लड़की दे रहा हो भाई, बहुत बड़ी बात है। चाहे दहेज हो, मोसर हो, ये समाज में कुछ गलत चीजें हैं, कुछ गलत प्रथाएं हैं सा। बाहर 4-5 दिन पहले लॉकडाउन का टाइम है, मैं बाहर जा रही हूँ मोटरसाइकिल हूं तो एक डोकरो आ गयो सा। मैं कह रहा भैया धीरे धीरे माता जू ला मोसर करनो पड़ेलो। मैं बाबा कोई टेंशन कोनी, बाहर तो घणो ही सोरो हुए सा, बाहर तो खर्चो भी ज्यादा कौन लागे कर दिया सा। तो मोसर है, दहेज है, ये प्रथाएं गलत प्रथाएं हैं, इनका विरोध करना चाहिए, ये प्रथाएं मिटानी चाहिए आपको। इसके खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ एक कानून बना हुआ है। कानून क्या है? 1961 ईस्वी में दहेज निवारण अधिनियम, दहेज निवारण अधिनियम लागू करके इस प्रथा पर लगाई हुई है रोक। यानी कानूनी रूप से दहेज लेना और देना दोनों ही एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो लड़के से संबंधित 2 प्रथाएं ध्यान रखना है, बाल विवाह और दहेज प्रथा। 5 लड़की से संबंधित, 7 महिला से संबंधित और 2 लड़के से संबंधित है। कुल प्रथाएं हो गई आपके 14 प्रथाएं। अब मैं बात करूं लड़के के बाद पुरुष की बात कर लूं मैं। पुरुष से संबंधित 4-5 प्रथाएं पढ़ेंगे हम। दोस्तों एक पुरुष है,
ये पुरुष। सबसे पहले इससे संबंधित एक प्रथा है सागड़ी प्रथा, जिसे हमें बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं। बंधुआ मजदूर प्राचीन काल में क्या होता था कि जब राजा महाराजा या सन सेठ है, साहूकार है, सामंत है, जागीरदार है, इनसे कोई राशि ली जाती थी, धनराशि ली जाती थी, और ये व्यक्ति पुरुष है वो उस राशि को जब चुका नहीं पाता था तो उस व्यक्ति के जिससे राशि धनराशि ली है उसके घर पर रहकर काम करना पड़ता था। उसके घर पे रहकर काम करना पड़ता था। वही प्रथा सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर कहलाती थी। अगर उस पुरुष से काम करवाया जाता था, खेत में काम करवा लिया जाए, जिसे हम हाड़ी बोल सकते हैं अपनी भाषा के अंदर, उससे खेत में काम करवाया जाता है तो हाड़ी प्रथा हो गई। उससे घर में काम करवाया जाता है तो प्रथा हो गई आपके चाकर प्रथा। सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर, उधार ली हुई राशि नहीं चुकाने पर उससे सामंत सेठ के घर पे रहकर काम करना पड़ता था, हाड़ी रहना पड़ता था, बंधुआ मजदूर रहना पड़ता था, घर पर काम करना पड़ता था। उसी प्रथा को सागड़ी प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा पर भी कानून बना हुआ है, सागड़ी निवारण अधिनियम 1961। इसके तहत इस प्रथा पर लगा दी गई है रोक। यानी अब वर्तमान में किसी से काम नहीं करवाया जा सकता घर पे रखकर, यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये हमारे मौलिक अधिकार में भी दे रखा है। अब मैं इसी से संबंधित एक प्रथा और बात कर लूं, यही प्रथा है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार करवाना। बेगार का मतलब है, प्राचीन काल में होता था, बेगार करवा ली जाती थी, बिना मजदूरी दिए काम करवाना। बिना मजदूरी दिए, बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति से काम करवाना, बेगार करवाना ही क्या कहलाता है? बेगार प्रथा कहलाता है। दो प्रथाएं हो गई। तीसरी प्रथा ऐसी ही प्रथा का नाम है दास प्रथा। गुलाम बनाए जाते थे। और दास प्रथा की जानकारी तो वैदिक सभ्यता के काल से ही मिलती है। वैदिक सभ्यता ले लो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लो, इन सभी से हमें दासों की जानकारी मिलती है। गुलाम बनाए जाते थे, यानी किसी व्यक्ति को पैसे देकर खरीद लिया जाता था और उससे काम करवाया जाता था। और राज दरबारों में इनका एक अलग से घर हुआ करता, एक राजघरानों जिसे राजलोक कहा जाता था। यानी राजा के दरबार में, राजा के घर में इनका एक अलग से ही विभाग हुआ करता था जिसे राजलोक कहा जाता था। और इन्हीं दासों का व्यापार भी होता था, बेच दिया जाता था इन दासों को। बात करो दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक की तो 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम इस प्रथा पर जो रोक है वो अकबर ने लगाई थी। लेकिन अकबर के बाद भी अन्य जो शासक बने थे वो फिर दास बनाने लग गए थे। फिर अंग्रेजों का काल आया तो इन दासों का व्यापार होने लग गया था। तो सर्वप्रथम 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, उस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दासों के व्यापार पर लग गई थी रोक। यानी दासों के व्यापार पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। ये तीन प्रथाएं हैं, ये पुरुष से संबंधित। अब मैं बात करता हूं पुरुष से संबंधित अगली प्रथा की। तो पुरुष से संबंधित मान लेते हैं कि ये पुरुष जैन धर्म में है। जैन धर्म का कोई पुरुष है, जैन धर्म का कोई पुरुष है, वो जल व अन्न का कर देता है त्याग। उस प्रथा को बोला जाता है संथारा प्रथा। जैन धर्म का साधु सन्यासी अन्न व जल का त्याग करके, अन्न और जल का, अन्न जल का मतलब है कि खाणो पीबो छोड़ दे सा, बिल्कुल ही कौन खावे। शुरुआत में जी 3 टाइम खाणो खावे एक दिन, दूसरे दिन 2 टाइम खाए, तीसरे दिन 1 टाइम खाए, चौथे दिन खाणो खावे ही कोनी, 5वें दिन पानी भी छोड़ दे। तो 15, 20, 25 दिनों में व्यक्ति की मृत्यु। ध्यान रखना, ये आत्महत्या नहीं मानी जाती। जैन धर्म की जो ये प्रथा है संथारा प्रथा, ये आज भी होती है।
जैन धर्म का साधु सन्यासी अन्न व जल का त्याग करके जो मृत्यु का वर्ण करता है उसे ही संथारा परता कहा जाता है। और बात करूं संथारा करने वाला पहला व्यक्ति, इसके उदाहरण की, संथारा परता को आपको पता है सलेखन भी कहा जाता है। संथारा परता बोल दो या सलेखन परता बोल दो सा। उदाहरण की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद ये श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक चला गया था और यहां पर 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला गांव, और श्रवण बेलगोला जो गांव है ये कर्नाटक में है। यहां पर एक पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी पहाड़ी। इस चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी प्रथा अपना ली थी? संतारा। जैन धर्म का साधु सन्यासी अन्न व जल का त्याग करके मृत्यु का वर्ण जो करता है उसे ही संतारा प्रथा कहा जाता है। संतारा करने वाला पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला गांव कर्नाटक में इसने चंद्रगिरी पहाड़ी पर संथारा प्रथा को अपनाया था। 14 प्रथाएं पहले पढ़ चुके हैं और 4 प्रथाएं हो गई है आपके पुरुष से संबंधित है, तो कुल प्रथाएं हो गई है 18 प्रथाएं। दोस्तों अब मैं बात करूं कुछ प्रथाएं जो पुरुष व महिला दोनों से संबंधित होती है। 2 प्रथाएं ऐसी भी है जो पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। ध्यान देना कौन सी प्रथा, पुरुष व महिला, 2 प्रथाएं। एक प्रथा का नाम है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा की मैं बात करूं दोस्तों तो प्राचीन काल में क्या होता था, वर्तमान में तो इसे आत्महत्या माना जाता है, यानी वर्तमान में समाधि नहीं ली जा सकती। प्राचीन काल में कोई भी स्त्री पुरुष या तो जल या भूमि में भूमिगत हो जाता था या जल में कूद कर, जल में डूब कर, कैसे भी करके समाधि ले लेते थे। कई देवता देखे हमने, लोग देवता वगैरह है, लोक संत है, वो प्राचीन काल में समाधियां लेते थे। लेकिन बाद में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। इस प्रथा पर जो रोक लगी है वो 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में जयपुर में इस प्रथा पर रोक लगी। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे इस समय वो थे लूडलो। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लूडलो ने राम सिंह के काल में, राम सिंह से जयपुर के शासक राम सिंह के काल में 1844 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट लूडलो ने किस प्रथा पर रोक लगा दी? समाधि प्रथा पर रोक लगा दी। अब महिला व पुरुष से संबंधित मैं अंतिम प्रथा की बात करूं तो दोस्तों 20 प्रथाएं पढ़ चुके हैं हम। ये 20वीं प्रथा है। प्रथा का नाम है केसरिया प्लस जोहर बराबर साका। बात करूं मैं क्या चीज है ये प्रथा? केसरिया प्लस जोहर प्राचीन काल में होता था। यह होता था युद्ध के समय, युद्ध से पूर्व। देखो जब विदेशी आक्रमणकारी आते थे या भारत में कोई आक्रमण करता था किसी किले पर, तो राजस्थान में क्या होता था, जब राजपूत योद्धा जो होते थे, इन राजपूत योद्धाओं को लगता था कि हार होने वाली है, कि सामने वाली सेना भी मजबूत है, हमारे यहां किले के अंदर रसद सामग्री खत्म हो चुकी है, तो ये राजपूत योद्धा क्या करते थे? केसरिया कपड़ा धारण कर लेते थे, सिर पर केसरिया कपड़ा धारण कर लेते थे, यानी युद्ध का प्रतीक चिन्ह हो गया केसरिया रंग सा। जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि युद्ध में हमारी हार ही होने वाली है, उस समय वो एक केसरिया कलर का कपड़ा धारण करके भूखे शेर की भांति शत्रु पे टूट पड़ते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। उसे कहा जाता था केसरिया। अब पीछे से उस राजा की पत्नी द्वारा, सैनिकों की पत्नियों द्वारा जल में कूदकर
या अग्नि में कूदकर जो आत्मदाह किया जाता था, जो आत्महत्या की जाती थी, उसे बोला जाता था जोहर करना। यानी जो आत्मदाह कर लिया जाता था उसे जोहर करना कहा जाता था। दोस्तों, अगर किसी एक ही स्थान पर, किसी एक ही किले में केसरिया और जोहर दोनों हुए हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? साका। केसरिया प्लस जोहर बराबर है साका। केसरिया हो गया, राजपूत योद्धाओं को लगता था युद्ध में हार होने वाली है तो वो केसरिया कपड़ा धारण करके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, और पीछे से महिलाएं आत्मदाह कर लेती थी जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर, उसे जोहर कहा जाता था। केसरिया प्लस जोहर बराबर है साका। अब बात करो दोस्तों मैं राजस्थान के प्रथम साके की, तो दोस्तों नॉर्मल तरीके से बात कर लेते हैं, केवल ये डिटेल से पढ़ेंगे हमें। 1301 में हमीरदेव चौहान का इतिहास जब पढ़ाएंगे उस समय ये पहला साका कंप्लीट पढ़ लेंगे। केवल उदाहरण दे देता हूं मैं केसरिया और जोहर का, या पहला जो साका हुआ था राजस्थान में उसकी बात कर लेता हूं। 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका होता है हमीरदेव चौहान के काल में। जगह की मैं बात करूं तो जगह थी रणथंभौर। आक्रमणकारी की मैं बात करूं तो इस समय आक्रमण रणथंभौर पर किया था एक अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था हमीरदेव चौहान पर। इस समय राजस्थान में पहला केसरिया, पहला जोहर होता है, और वो भी जल जोहर होता है। यानी हमीरदेव चौहान की जो रानी है वो जल में कूदकर, रंग देवी जिसका नाम मिलता है या रंगा देवी, वो जल में कूदकर जोहर करती है। ये था राजस्थान का पहला साका। तो दोस्तों एक होता है अर्ध साका, नाम सुना होगा अर्ध साका। जैसे जैसलमेर में, जैसलमेर के किले में अर्ध साका हुआ है लूणकरण के काल में 1550 में, और जैसलमेर में इससे पहले 2 साके हो चुके थे, 2 और अर्ध साका ये, तो अढ़ाई साका के लिए जो जाना जाता है वो जैसलमेर का किला जाना जाता है। अर्ध साका क्या हुआ? अर्ध साका का मतलब है दोस्तों जिसमें केवल क्या होना? केसरिया होना। यानी केसरिया तो हुआ, क्या नहीं हुआ? जोहर नहीं हुआ, उसे ही बोला जाता है अर्ध साका। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट 20 प्रथाएं करवा दी आपके, और आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता। कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैं 10th क्लास की सामाजिक की किताब है, आपके कोई भी छोटे भाई बहन जो है अगर वो 10th क्लास में है तो सामाजिक की जो किताब है वो कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा। उसके वीडियो जो मैं है वो डाल रहा हूं, एक चैनल बता देता हूं आपको, हाईटेक स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर मैं हमेशा सामाजिक का चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और इसमें 10th क्लास में जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपके कंपटीशन में भी काम में आने वाली चीजें हैं, जिनमें संघर्षकालीन भारत जो दे रखा है, यानी मुगल है या दिल्ली सल्तनत है, महाजनपद वगैरह, ये सभी चीजें आपके कंपटीशन में भी है और 10th क्लास की बुक में भी है। और तो आप इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। अगर सामाजिक की 10th क्लास की जो कंप्लीट रोज एक क्लास होगी, रोज एक चैप्टर करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।